हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इन गुरुकुलम। दिस इज एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 पार्ट 2। पार्ट 1 मैं इससे पहले कवर कर चुकी हूँ, उसमें मैंने चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 पढ़ाया था आपको। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 की। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, जिसमें है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, आज हम बात करते हैं अर्थ पर कौन कौन से मेजर डोमेन्स पाए जाते हैं। इन डोमेन्स की वजह से ही हम सरवाइव कर पाते हैं, अर्थ पर हम रह पाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहां हम रहते हैं, जहां ओशन होते हैं। मतलब अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, द सॉलिड पोजीशन ऑफ द अर्थ विच वी लिव्ड इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वो लेयर होता है जहां गैसेस पाई जाती हैं, जहां एक गैसियस लेयर होता है, जहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस एक साथ पाई जाती हैं। उस लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसे हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो एरिया होता है जो पूरा वाटर से घिरा होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ पर लगभग 71% एरिया वाटर कवर किया हुआ है, और उस बड़े एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है, एक संकरा जोन होता है, जहां पर लैंड, वाटर और एयर एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैंड, वाटर और एयर एक साथ पाए जाते हैं, और ये ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी प्रकार के जीवन को यहाँ पर कंटेन करता है, सम्मिलित करता है। उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, इसे हिंदी में जीवमंडल कहते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर क्या होता है? मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर रिफर्स टू द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लिथोस्फीयर क्या है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ की। ये है हमारा अर्थ। ठीक है, आप देखते होंगे हमें अर्थ ऐसा दिखता है। अगर हम ग्लोब देखें तो अर्थ ऐसा दिखता है। लेकिन अगर आप अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ का जो अंदर का पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है, तो अगर आप अर्थ के सबसे अंदर जाएंगे, एकदम अंदर पॉइंट में जाएंगे, तो वो होता है कोर। ठीक है, जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कोर है। और कोर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो इनर कोर है, एक आउटर कोर। ये जो आपको ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ये आउटर कोर है। तो आइए हम सबसे पहले इनर कोर की बात करते हैं। इनर कोर सॉलिड का बना होता है, सॉलिड पार्ट होते हैं, सॉलिड रॉक होते हैं, और इसकी डेंसिटी, कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं अर्थ में, अगर आप अंदर की ओर जाते हैं ऊपर से, तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, इसलिए कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होता है। लगभग 2200 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। और आउटर कोर जो है, ऑरेंज पार्ट जो आप देख रहे हैं, वो लिक्विड का बना होता है। ठीक है, वो लिक्विड का बना होता है। तो ये हमारा कोर हो गया। अब कोर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मेंटल मिलेगा। ये जो आपको 2 लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक लाइट ग्रीनिश और एक ग्रे एयर जो है, ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल जो होता है वो सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड होता है, या आप उसे सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ना तो बहुत सॉलिड होता है, ना ही बहुत लिक्विड होता है। इसका जो मटेरियल होता है बहुत विस्कस होता है। ठीक है, इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं विस्कस होते हैं। और ये इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इनर मेंटल होता है, एक अपर मेंटल होता है। ठीक है, और ये अगर आप अर्थ से नीचे मेंटल में जाएंगे तो आप 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर आप अगर जाते हैं 2900 किलोमीटर तक, तो आपको मेंटल मिलेगा। ठीक है, अब मेंटल के ऊपर एक जो आपको लेयर दिख रही है, ये डार्क ग्रीन, सबसे आउटर लेयर जो दिख रही है, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये क्रस्ट होता है। क्रस्ट जो होता है वो मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, बाहर आएंगे तो डेंसिटी कम होगी, इसलिए क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है। इसके जो रॉक होते हैं उनकी बहुत लाइटर मटेरियल होते हैं, बहुत हल्के होते हैं वो। ठीक है, उनकी डेंसिटी भी कम होती है, घनत्व कम होता है उनका। तो ये क्रस्ट के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं क्रस्ट है क्या चीज। मैंने बताया क्रस्ट मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, रॉक का बना होता है क्रस्ट। क्रस्ट 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहां हम लोग रहते हैं, जहां कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसे लैंड मास कहते हैं, जो लैंड एरिया होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, एक होता है ओशियानिक क्रस्ट। आप जानते हैं कि हमारे अर्थ का 71% पार्ट जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, तो उसमें ओशियन भी आते हैं। तो ओशियन के नीचे आप अगर स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो ओशियन के नीचे भी रॉक की लेयर पाई जाती है। ठीक है, वहां भी जैसे हम लैंड है हमारे
हमारा, वैसे ओशियन के नीचे भी एक लैंड होता है, एक लेयर होती है पूरी, ठीक है, उसे ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। ये देखिए, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। तो आप समझ गए, अर्थ क्रस्ट 2 पार्ट में होता है, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशियानिक। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ हम लोग रहते हैं, ये है ओशियानिक क्रस्ट जहाँ मरीन लाइफ रहती है, समुद्री जीव रहते हैं, और ये है हमारा अपर मेंटल, जो मैंने आपको बताया अपर मेंटल भी होता है, लोअर मेंटल होता है, तो अपर मेंटल, ठीक है, ये अपर मेंटल है। अब देखिए लिथोस्फीयर होता क्या है। लिथोस्फीयर ओशियानिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है, इज इक्वल टू लिथोस्फीयर। अगर आप ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाएंगे तो आपको लिथोस्फीयर मिलेगा, भूमंडल मिलेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। अब आपको क्लियर हो गया होगा लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, कोर, मेंटल, क्रस्ट, इसके बारे में भी बहुत ब्रॉड नहीं बताऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना सफिशिएंट है मैं उतना ही बताऊंगी, एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ। बाद में अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका ब्रॉड डिस्कशन होता रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियन की। मैंने आपको बताया ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बताया, तो उसी से हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट क्या है और ओशियंस क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कॉन्टिनेंट। ये देखिए, ये मैप है, ठीक है, ये हमारे अर्थ का मैप है। ये इसमें हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट को हिंदी में महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। एशिया जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। जो हमारे अर्थ का पूरा एरिया है, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट जो है उसमें हमारा एशिया फैला हुआ है। इंडिया हमारा कहाँ पर है? एशिया में है, ठीक है। एशिया हमारा ये देखिए, इधर ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो एशिया हमारा ईस्ट में लाई करता है, ईस्ट की तरफ है हमारा एशिया, ठीक है। और एक और बात याद रखिए, मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया हुआ था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं। तो एक बात याद रखिए कि एशिया से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है। एशिया से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट है, एशिया के बाद अफ्रीका आता है। अफ्रीका से हमारा, अफ्रीका की जो सबसे खास बात यह है कि अफ्रीका से तीनों लैटिट्यूड जो है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों अफ्रीका से गुजरते हैं। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारा वेस्ट में आता है, पश्चिम की ओर है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ अमेरिका के साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक छोटे से लैंड मास से जुड़ा हुआ है, जिसे इस्थुमस ऑफ पनामा कहते हैं। अभी मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारा साउथ पोल पर है। अगर आप नीचे जाएंगे साउथ पोल पर, सबसे नीचे साउथ पोल पर जाएंगे तो वहां आपको अंटार्कटिका मिलेगा। ये बहुत ही बर्फ से ढका हुआ बहुत ही कोल्डेस्ट एरिया है, ठीक है, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में बहुत ही इनहैबिटेशन एरिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ संभव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है यहाँ। ना आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना कोई ट्रेडिंग, ना आप रह सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत से देशों ने यहाँ शोध केंद्र बनाए हुए हैं। शोध केंद्र जो लेबोरेटरी होती है, वो बहुत से देशों ने अपने स्थापित किए हुए अंटार्कटिका में। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के यहाँ 2 शोध केंद्र हैं, एक है मैत्री और दूसरी है दक्षिण गंगोत्री। ये याद कर लीजिए, एक मैत्री है और दूसरी है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं यूरोप है। यूरोप और एशिया एक दूसरे को अलग करते हैं। ये देखिए, ये यूरोप है और ये है एशिया। ये एक दूसरे को अलग कैसे करते हैं? यहाँ इन दोनों के बीच एक माउंटेन है जिसका नाम है यूराल, URAL, यूराल माउंटेन है, जो रशिया में पाया है। रशिया में यूराल माउंटेन है, वो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है। ये 6वां सबसे बड़ा है कॉन्टिनेंट, ठीक है। और यूरोप जो है ये भी वेस्ट में आता है, पश्चिम में आता है यूरोप भी, और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप, ठीक है। आप इसका मैप देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आर्कटिक ओशियन है, फिर अटलांटिक ओशियन है बगल में, और नीचे जो आप देख रहे हैं अफ्रीका और यूरोप के बीच का जो वाटर पार्ट है, इसको हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको मैप में पढ़ाऊंगी अच्छे से। तो ये 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है।
नेक्स्ट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ है। आप देख रहे हैं मैप में, ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, इसका पूरा पार्ट जो है चारों ओर ये वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये सदर्न एकदम साउथ में है, सबसे साउथ में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बताई, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट थे, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये मैंने आपको उनके एरिया वाइज बताया कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियन की। ओशियन आप जानते हैं कि जो सब बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती है, ह्यूज वाटर बॉडीज, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर पाई जाती हैं, ठीक है, उसे हम ओशियन कहते हैं। हमारे यहाँ अर्थ पर 5 ओशन पाई जाती हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं। सबसे पहला है पैसिफिक ओशन, जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन ही है, और यहाँ पर बहुत ही हलचल होती है, यहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं पैसिफिक ओशियन में। और एक और बात याद रखिए, दुनिया का पूरे अर्थ पे सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा जो ट्रेंच है, ट्रेंच को हिंदी में गर्त कहते हैं, वो मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है, जिसकी हाइट है लगभग 11,022 मीटर, ठीक है, उसकी हाइट है। ये चीज़ आप याद रखिए, एक फैक्ट है, ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि मरियाना ट्रेंच किस ओशन में है, तो आप बताएंगे पैसिफिक ओशन में। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा ट्रेंच कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे पैसिफिक ओशन में, मरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो ये था पैसिफिक ओशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं अटलांटिक ओशन, ये दूसरा सबसे बड़ा ओशन है। अटलांटिक ओशन एस आकार बनाता है, ये जो एस आकृति है ये अटलांटिक ओशन में आती है। आप देख रहे हैं ये है अटलांटिक ओशन हमारा, ये देख रहे हैं आप, एस बना रहा है। अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, आप मैप में देखिए, मैं बता रही हूँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इनके कोस्ट लाइन को, इनका जो कोस्ट लाइन है उसको टच करता है अटलांटिक ओशन। ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा एकमात्र ओशन है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। हमारा इंडिया जो है, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन रखा गया है। ये देखिए, ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन किसके किसके कोस्ट लाइन को टच करता है, आप देखिए मैप में, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट लाइन को इंडियन ओशन टच करता है। इंडियन ओशन के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, यहाँ पर नॉर्थ में जाएंगे तो आप जानते हैं इंडिया में 2 बड़े वाटर बॉडीज पाए जाते हैं, एक बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी। तो इंडियन ओशन के नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, ठीक है। ये था इंडियन ओशन के बारे में। फिर हम आते हैं 4th ओशन जो है वो सदर्न ओशन है। सदर्न ओशन यहाँ पाया जाता है अंटार्कटिक ओशन के नॉर्थ में। ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है हमारा, इसके नॉर्थ में आप जाएंगे तो यहाँ पर सदर्न ओशन है, ये अंटार्कटिका के कोस्ट लाइन को टच करता है, ठीक है। सबसे छोटा ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन एकदम नॉर्थ पोल में पाया जाता है, ये एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट लाइन को टच करता है। सॉरी, एक बात और मैं बता दूं आपको कि आर्कटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन को, जो प्रशांत महासागर है, उसको एक बेरिंग स्ट्रेट से जोड़ता है। अगर आप यहाँ देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका खत्म हो रहा है तो एशिया का ये वाला जो पार्ट है, अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में आपको यहाँ पर दिखेगा रशिया का एक पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों के पार्ट, इन दोनों नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट को जल संधि कहते हैं, जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है एक दूसरे से, ठीक है। तो उस जल संधि का नाम है, उस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट, नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच में है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। ऊपर हमारा आर्कटिक ओशन है, नीचे पैसिफिक ओशन है। तो बेरिंग स्ट्रेट का काम क्या है, वो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को एक दूसरे से जोड़ता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेरिंग स्ट्रेट किन 2 बड़े ओशियन को जोड़ता है, तो आप बताएंगे आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशियन को, ठीक है। तो ये हमारे 5 ओशियन थे, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको बताया था इस्थुमस ऑफ पनामा। देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, आपको अच्छे से कवर होगा सारे टॉपिक। सॉरी, तो हम देखते हैं इस्थुमस ऑफ पनामा क्या है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। मैंने आपको बताया था कि जो बड़े लैंड मास होते हैं, देखिए ये बहुत बड़ा लैंड मास है, ये भी बहुत बड़ा लैंड मास है। 2 बड़े लैंड मास को एक अगर छोटा लैंड मास जोड़ता है, नैरो संकरा लैंड मास जोड़ता है, ये देखिए छोटा सा लैंड मास इन दोनों को जोड़ा है, तो उसे इस्थुमस कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है इस्थुमस ऑफ पनामा। इस्थुमस ऑफ पनामा इसलिए इसका नाम है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे लास्ट वाला जो कंट्री है उसका नाम है पनामा, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं इस्थुमस ऑफ पनामा।
अब ये देखिए, ये एक दिया हुआ था एनसीईआरटी में। ये देखिए, ये इंडिया है हमारा और ये श्रीलंका। आप मैप में देखे होंगे, ये इंडिया श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। एक स्ट्रेट है इन दोनों के बीच में जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, इसे पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। मैंने बताया था स्ट्रेट मीन्स जल संधि, ये दो बड़े वाटर बॉडीज को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं। ये हमारा दूसरा डोमेन है, मेजर डोमेन मैंने आपको बताया था। अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। हमारा अर्थ जो है वो एक गैस के लेयर से सराउंडेड है, घिरा हुआ है हमारा अर्थ। ठीक है, उसमें उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं मैं आपको बता दूं। मेजर गैसेस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सारी गैसें जो हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक्सटेंड करता है अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। अगर आप अर्थ से 1600 किलोमीटर हाइट तक ऊपर जाएंगे तो वहां तक हमारा पूरा एटमॉस्फेयर कवर होता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, उनके कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला लेयर कौन सा है। सबसे पहला लेयर, अगर हम अर्थ से सबसे ऊपर सबसे पहले हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले ट्रोपोस्फियर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये है ट्रोपोस्फियर, इसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फियर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो हमें स्ट्रेटोस्फियर मिलता है। स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर जाएंगे तो आपको मेजोस्फियर मिलेगा, जिसे मध्य मंडल कहते हैं। मेजोस्फियर से आप ऊपर जाएंगे तो आपको थर्मोस्फियर मिलेगा। थर्मोस्फियर में एक और स्फीयर होता है जिसे हम आयनोस्फियर कहते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं हिंदी में। और आप सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको एक्सोस्फियर मिलेगा, जिसे बाह्य मंडल कहते हैं। ओके, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर क्या है? Troposphere, the layer just above the surface of the earth, is the most important from the point of view of life on earth. अगर आप अर्थ पर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपकी जिंदगी किस वजह से पॉसिबल है, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो रोल है प्ले करता है वो ट्रोपोस्फियर प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी गैसेस पाई जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जैसे कि ऑक्सीजन पाई जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी। एक लिमिट तक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे अर्थ से जब गैसेस रिफ्लेक्ट करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवशोषित करता है और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म बनाए रखता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग, जो आज सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, आप जानते हैं। तो ये ट्रोपोस्फियर में सारे वेदर फिनोमेना, जैसे कि बादल का फटना, बारिश होना, ओले पड़ना, ओलावृष्टि होना, बर्फ पड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में ही एरोप्लेन उड़ती हैं, ट्रोपोस्फियर में ही हवा है, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। और ट्रोपोस्फियर जो है इसको हम एनवेलप कहते हैं, लाइफ का एनवेलप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर। देखिए, एक बात याद रखिए, जितने भी लेयर हैं उन दोनों लेयर के बीच को जो ट्रांजिशन, उन दोनों लेयर के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है जो उन दोनों लेयर को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ये इसका नाम है ट्रोपोपॉज। ठीक है, अब ट्रोपोपॉज, अगर हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, ट्रोपोस्फियर तक जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है, घटता है। लेकिन अगर आप ट्रोपोपॉज से स्ट्रेटोस्फियर में जैसे ही जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। क्यों करने लगता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप जानते होंगे, आप नाम सुने होंगे, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती हैं। ठीक है, ओजोन लेयर का काम क्या है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सन से, वो उनको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फियर होता है पूरा, वो गर्म हो जाता है और टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर था वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया था, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था। लेकिन आप जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर में प्रवेश किया, वो एयर, वो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया बढ़कर। ठीक है, अब हम जाते हैं मेजोस्फियर में।
हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि स्ट्रेटोस्फियर में कोई वेदर फेनामेना नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही स्टैटिक होता है, यहाँ कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जेट एयरक्राफ्ट की उड़ान के लिए बहुत ही सबसे अच्छा लेयर होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम जाते हैं मेजोस्फियर। मेजोस्फियर में जैसे ही आप जाते हैं वहां टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। वहां टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लगता है, इसे मध्यमंडल भी कहते हैं। और ये 80 किलोमीटर तक की हाइट तक होता है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे 80 किलोमीटर तो आपको मेजोस्फियर मिलेगा, ठीक है। 80 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मेजोस्फियर होता है। और यहाँ पर जो है मेजोस्फियर को थर्मोस्फियर से अलग करता है मेजोपॉज। मेजोपॉज से हम थर्मोस्फियर में जाएंगे तो अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है। यहाँ पर आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर का जो निचला पार्ट है, यहाँ पर आयनोस्फियर पाए जाते हैं। आयनोस्फियर में क्या होता है, आयंस होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं कि सन की रेस को अपने में एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। और आयनोस्फियर का काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। आयनोस्फियर ये अर्थ पर रेडियो वेव जो होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। रेडियो कम्युनिकेशन आयनोस्फियर की वजह से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर राइज करता है आयन की वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से। ये होते हैं 640 किलोमीटर तक। 640 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा थर्मोस्फियर। अब अगर आप थर्मोस्फियर से ऊपर जाते हैं 10,000 किलोमीटर तक तो आपको एक्सोस्फियर मिलता है, जिसे बाह्यमंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च होती है वो एक्सोस्फियर में ही होती है सैटेलाइट सारी, और ये बहुत ही स्टैटिक होता है। इसे एक्सोस्फियर कहते हैं। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको मैग्नेटोस्फियर भी मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह ये 5 लेयर हैं। सबसे मेजर जो लेयर है ये 5 लेयर हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए कौन कौन से लेयर हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर मैंने बताया टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, देन अगेन स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज करेगा, देन अगेन मेजोस्फियर में डिक्रीज करेगा, देन थर्मोस्फियर में इंक्रीज करेगा, देन एक्सोस्फियर में डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डोमेन जो है वो हाइड्रोस्फियर है। यहाँ पर हम वाटर की बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, सो हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर क्या है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% ऑफ एरिया कवर्ड विथ लैंड, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो है वाटर को कंसिस्ट करता है। वाटर कई फॉर्म में होते हैं, आप भी अपने आसपास जहाँ रहते होंगे देखते होंगे, कहीं कुआं होता है वहाँ वाटर पाए जाते हैं, कहीं झील होती है, कहीं तालाब होता है, नदियाँ होती हैं, और नल होते हैं, नलकूप होते हैं, या सरफेस पर जो वाटर होते हैं वो वाटर हैं, या झरने हैं वहाँ से वाटर गिर रहे हैं, लेक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म में वाटर पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑन द ग्राउंड सरफेस, मैंने यहाँ इमेज लगाया हुआ है, आप देखिए ऑन द ग्राउंड सरफेस पर आप वाटर देखते होंगे, जैसे नदियां हैं बह रही हैं ग्राउंड सरफेस पर आपके, ठीक है। तो ये वाटर हैं, ठीक है, लेक हैं, इस तरह से वाटर हैं। और ये जो बिलो द ग्राउंड, जैसे कुआं आप देखते होंगे, नलकूप देखते होंगे, या बोरिंग कराते हैं लोग, वहां से पानी आता है, समरसेबल, ठीक है, उसे देखते होंगे आप, या इस तरह की जो चीजें होती हैं उसे बिलो द ग्राउंड होती हैं, वो हाइड्रोस्फीयर में वो भी इंक्लूड होती हैं। और नेक्स्ट होता है सराउंडिंग, एक होता है सराउंडिंग, जैसे बर्फ गिरती है या बारिश होती है तो इस फॉर्म में जो पानी आता है, वाटर आता है, ये भी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये पूरा जितने फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज हैं ये सब जो है हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं। ओशियन भी है, हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होता है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि हमारा अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है जरूर। अर्थ हमारा 71% वाटर से घिरा हुआ है, लेकिन एक बात जो आपको जानना जरूरी है कि हमारे पास सिर्फ 0.03% ही पानी पीने योग्य है। हमारे पास बहुत सारा वाटर है लेकिन हम उन वाटर को पी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा 97.2% जो है वो ओशियन है, महासागर है, जो कि एक खारा पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, उसको हम पी नहीं सकते हैं। और जो कुछ वाटर है 2.7% वाटर जो है वो हमारा बर्फ में है या तो ग्लेशियर्स में दबा हुआ है, ठीक है, उसमें हमारा वाटर है, उस फॉर्म में है, और उसको भी हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बर्फ के रूप में है। और जो 0.03% पानी है जिसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता, वही सिर्फ पी सकते हैं, जो आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए, वाटर क्राइसिस।
वाटर कम हो रहा है अर्थ पर, इसीलिए बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं वाटर बचाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट हम बायोस्फीयर, तो मैंने बात की लिथोस्फीयर की, एटमॉस्फेयर की, हाइड्रोस्फीयर की, अब हम आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर जैसे कि मैंने बताया कि एक नैरो जोन होता है, संकरा जोन होता है, जहाँ पर सारे फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ पर ह्यूमंस भी होते हैं, वहाँ पर मरीन लाइफ भी होती है, वहाँ पर पक्षी भी होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं, वहाँ पर सारे वेदर फिनोमेना भी होते हैं, ठीक है। तो उस पूरी लाइफ को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ये हमारा एटमॉस्फियर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, जियोस्फीयर भी कहते हैं इसे। इन सब को मिला के हमारा बनता है बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर इसे कहते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि बायोस्फीयर जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एनिमल किंगडम होता है और दूसरा होता है प्लांट किंगडम होता है, ठीक है। और ये तीनों एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप लकड़ी या खेतों के लिए वनों को काटा जाए, जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट को काट दिया जाता है लकड़ी के लिए, फर्नीचर्स के लिए, ठीक है, तो अगर काटा जाए तो ढलुआ भाग पर, जो ढलुआ भाग होते हैं वहां पर मिट्टी का कटाव होने लगता है। आप देखते होंगे कि जैसे अगर पेड़ों को काट दिया जाए तो वहां मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार जैसे ट्रेजिडी होती है, जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं या सुनामी आती है, भूकंप इस तरह से आते हैं, तो ये अंदर स्ट्रक्चर में जो है वो हलचल होती है, ठीक है, उस वजह से ये सब चीजें होती हैं जो बहुत ही इफेक्ट करती हैं। जैसे कि अभी सुनामी आया था अंडमान और निकोबार में, जो पूरा इंदिरा पॉइंट हमारा है वो पूरा डूब गया था, तो ये भी उससे हलचल की वजह से ही हुआ था, ठीक है। एक दूसरे के जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, मरीन लाइफ भी इसमें बहुत इफेक्ट होती है और ह्यूमन लाइफ भी इफेक्ट होती है इससे, ठीक है। इस तरह से होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं ये चीज़। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट तक बहुत उपयोगी है हमारे लिए, क्योंकि ये वातावरण को गर्म करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, हम रह ही नहीं पाते यहाँ पर। लेकिन अगर वो उस लिमिट से ऊपर चली जाए तो वो एक बीमारी बन जाती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, जो हमारे लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशानी वाला कारण बन चुका है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया बायोस्फीयर के बारे में, आप समझ गए होंगे अब अच्छे से कि बायोस्फीयर क्या है, ठीक है। तो ये पूरा था लेसन 5 के बारे में, जिसको मैंने कवर किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप इसको एक बार देखिए, चारों डोमेन्स को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी पर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं? ये देखिए, यहाँ पर मैंने इमेज लगाया हुआ है, आप देखिए। पृथ्वी पर माउंटेन पाया जाता है, मेजर लैंडफॉर्म में आपको बता रही हूँ, माउंटेन पाया जाता है। ये हिल्स पाए जाते हैं पृथ्वी पर। हिल्स आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माउंटेन्स और हिल्स में डिफरेंस क्या है। हिल्स जो 600 मीटर की हाइट तक जो उठा हुआ भाग होता है उसे हिल्स कहते हैं। अगर उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो माउंटेन बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ 600 मीटर तक की हाइट तक। ये देखिए, प्लेन्स भी हमारा मेजर लैंडफॉर्म है एक, और ये लेक्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, इस तरह की ये सब जो आप देख रहे हैं इस इमेज में, ये हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं पहले लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं। एक तो होता है इंटरनल प्रोसेस होता है, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जो पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, जिस वजह से भूकंप या सुनामी या इस तरह की चीजें आती हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता है। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, प्लेट टेक्टोनिक्स अच्छे से बताऊंगी मैं आपको क्या होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। तो उनके हलचल की वजह से इंटरनल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, सुनामी आती हैं, ठीक है। भूकंप और सुनामी की वजह से बहुत सारा लैंडफॉर्म जो होता है कहीं उठ जाता है, कहीं दब जाता है, इस वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाते हैं। और एक एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि अर्थ का सरफेस जहां पर इरोड करता है, मतलब वहां से अर्थ की मिट्टी बहा कर ले जाती है नदियां, या फिर वहां से ढलान हो जाता है तो उसे इरोजन कहते हैं। या फिर अगर कुछ होता है कि नदियां वहां से मिट्टी ले आके दूसरे जगह जमा कर देती हैं, ठीक है, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। वो भाग भर देती हैं उस गड्ढे को, अगर गड्ढा है तो उस गड्ढे को भर देती है, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह से लैंड फॉर्म क्रिएट होता है, लैंड फॉर्म्स बनते हैं, इस तरह से लैंड बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ा लैंड फॉर्म जो है अर्थ पर वो है माउंटेन्स।
माउंटेन्स की हम बात करते हैं। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन जो है वो नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस पर, ये नेचर की वजह से हुआ है एलिवेशन, इसका उठा हुआ भाग है, ठीक है। माउंटेन का समिट जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर का ये वाला जो पार्ट होता है ये स्मॉल होता है, इसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। देखिए ये बेस इसका चौड़ा है, ठीक है। अब जैसे जैसे माउंटेन देखते होंगे आप, माउंटेन कई तरह के आप देखे होंगे, कई तरह के माउंटेन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं। फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, ब्लॉक माउंटेन पाए जाते हैं और वॉल्केनिक माउंटेन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की, ठीक है। फोल्ड माउंटेन कैसे बना? फोल्ड माउंटेन भी हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स की में जो हलचल हुआ, अंदर इंटरनल में जो हलचल हुआ उसकी वजह से माउंटेन्स बना था। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बाद में, अभी मैं सिर्फ उतना ही कवर कर रही हूँ जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ तो मैं एनसीईआरटी कवर करूंगी पूरा जितना सफिशिएंट है, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन जो है ये लेयर की फोल्डिंग की वजह से हुआ है। जैसे दो लेयर है, उनका आपस में जब वो दोनों आपस में ऐसे मिल रहे थे तो वो फोल्ड हो गया, और फोल्ड होकर इस तरह से बन गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये से हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फोल्ड माउंटेन्स का मैं एग्जांपल दूं, अपने इंडिया में सबसे बड़ा एग्जांपल है हिमालय माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन है। और भी कई माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन है अपैलेचियंस माउंटेन, रशिया का उराल माउंटेन, बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं जब लार्ज एरिया जो टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, मतलब उसका वर्टिकली कुछ पार्ट दब जाता है अंदर और कुछ पार्ट उठा रह जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं वर्टिकली ये कुछ पार्ट अंदर दब गया, इसका भी कुछ पार्ट अंदर दब गया और ये पार्ट सब उठा रह गया ऊपर, तो इसको ब्लॉक कहते हैं। देखिए आपको ब्लॉक की तरह दिख रहा है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स इसे कहते हैं। इसका जो उठा हुआ भाग होता है उसे हम हॉस्ट कहते हैं, HORST हॉस्ट, और जो दबा हुआ भाग होता है उसे हम ग्रेबन कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए, उठा हुए भाग को हॉस्ट कहते हैं, दबे हुए भाग को ग्रेबन कहते हैं। और इसका मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, ब्लॉक माउंटेन अपनी इंडिया में ही दूं, एक सतपुरा रेंज है वो ब्लॉक माउंटेन है, विंध्या रेंज है ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा मैप में, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स में क्या होता है? वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये देखिए ये वॉल्केनिक, ये देखिए इसमें से मैग्मा बाहर निकल रहा है, बहुत तेज से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है अंदर, इसमें क्या मैग्मा जो होता है वो अंदर से गर्म होकर, लावा जो होता है वो अंदर से गर्म होते हुए आता है ऊपर और बहुत तेजी से ऊपर बहुत तेजी से निकलता है, बहुत गर्म। और इसमें जो मैग्मा होता है वो जब ऊपर आता है और ठंडा हो जाता है तो वो रॉक बन जाता है, ठंडा होने पर वो रॉक बन जाता है और इस वजह से माउंटेन बन जाता है। एक बहुत बड़ी मात्रा में वो निकलता है और वो ठंडे होकर रॉक बन जाते हैं और एक माउंटेन की तरह दिखने लगते हैं, ठीक है। इसलिए इसे वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि माउंट किलिमिंजारो अफ्रीका में एक माउंटेन है, माउंट किलिमिंजारो, ये वॉल्केनिक माउंटेन है। जापान में एक माउंटेन है माउंट फ्यूजियामा, ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। तो ये था माउंटेन्स के बारे में। अब हम इम्पॉर्टेंट नोट है कुछ, ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैं आपको बता दूं। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की रहने वाले और तेंजिंग निकार्गे शेरपा इंडिया के रहने वाले थे। ये सबसे पहले मैन थे, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। हमारा जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, उस पर सबसे पहले चढ़ने वाले दो लोग थे। उसमें से एक है एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और एक तेंजिंग शेरपा जो इंडिया के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी की थी 29 मई 1953, 29 मई 1953 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और एक जो फर्स्ट विमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उनका नाम था जुंको तेबेई जो जापान की रहने वाली थी। और इंडिया की जो फर्स्ट विमेन थी जो माउंटेन पर गई थी उनका नाम था बछेंद्री पाल। उन्होंने 23 मई 1984 को माउंटेन पर चढ़ाई की थी। ये देखिए ये है बछेंद्री पाल, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। सॉरी। सो देखते हैं अब हम मौना किया एक माउंटेन है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, नोट्स है, इसे आप देख लीजिए। फैक्ट है मौना की एक डोरमेंट वॉल्केनो है। हवाई, आप जानते हो कि हवाई आइलैंड का आप नाम सुने होंगे।
आप अभी तक जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा माउंटेन है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा माउंटेन है, उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, ठीक है। पहले 8,848 थी, लेकिन अब उसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ गई है, 8,850 हो गई, ये चीज़ याद रखिएगा। और लेकिन क्या है कि अगर आप समुद्र के अंदर जाएंगे, देखेंगे, समुद्र के अंदर देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक माउंटेन है, लेकिन वो समुद्र के अंदर है, ठीक है। उसका नाम है मौना की, जो हवाई आइलैंड में है, ठीक है। मौना की हाइट जो है वो 13,802 फीट है, सॉरी 33,000 फीट है। माउंट मौना की जो हाइट है वो 33,000 फीट है, 10,000 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, ठीक है। ये फैक्ट है, कुछ ये आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट जो लैंड फॉर्म है वो प्लेटू है, ठीक है। प्लेटू, पठार जिसे हिंदी में कहते हैं। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ये एक उठा हुआ फ्लैट लैंड होता है, उठा हुआ होता है लेकिन एक फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। एंड इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग एरिया। जो हमारा प्लेन्स होते हैं, प्लेन से ये उठे हुए होते हैं सराउंडिंग एरिया से, ऐसे ये मान लीजिए अगर ये प्लेन है तो ये उठा हुआ भाग है और ये फ्लैट है, तो इसको हम प्लेटू कहेंगे, ठीक है। प्लेटू हाइट, प्लेटू की जो हाइट है वो वेरी करती है फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर। ये कुछ 100 मीटर के भी हो सकते हैं और कुछ 1000 मीटर के भी होते हैं। प्लेटू, इनकी हाइट वेरी करती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इंडिया का जो सबसे ओल्ड प्लेटू है वो है डक्कन प्लेटू। अगर आप दक्षिण में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे प्लेटू देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में जाइए आप, केरला, कर्नाटक, बेंगलुरु में जाइए आप, ठीक है, इधर तमिलनाडु में जाइए तो आपको पूरे प्लेटू ही मिलेंगे, उसे हम डक्कन प्लेटू कहते हैं, ठीक है। डक्कन प्लेटू इस तरह त्रिभुजाकार ये ट्रायंगल बनाता है, एक उल्टा ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। ये हमारा डक्कन प्लेटू एग्जाम्पल है एक। और एक हमारा एग्जाम्पल है छोटा नागपुर प्लेटू, जहाँ से बहुत ही मिनरल पाए जाते हैं, रिच है, रिच मिनरल में बहुत रिच है वो। यहाँ से हमें गोल्ड मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है छोटा नागपुर प्लेटू से। और छोटा नागपुर प्लेटू रांची में है, ठीक है, ये आप मैप में देख लीजिएगा। और जो सबसे बड़ा प्लेटू है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटू जो है वो तिब्बतन प्लेटू है, जो तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत में है उस प्लेटू, और उसकी हाइट जो है वो 4,000 से 6,000 मीटर तक है सी लेवल से। सी लेवल को हम शून्य मानते हैं, जीरो मानते हैं, वहां से उसकी हाइट 4,000 से 6,000 मीटर तक उसकी हाइट है तिब्बत प्लेटू की, बहुत बड़ा प्लेटू है, ठीक है। तो ये प्लेटू के बारे में था, आप इसे देख लीजिए, पठार इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट मेजर लैंडफॉर्म जो है वो है प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में हम जानते हैं, प्लेन्स क्या है? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड जो होता है, जो समतल भूमि होती है, समतल जमीन होती है, इसका लार्ज एरिया होता है, लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं, बहुत बड़े स्ट्रेच में पाए जाते हैं प्लेन्स। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। ये सी लेवल, मीन सी लेवल जिसको हम जीरो मानते हैं, उससे 200 मीटर तक की हाइट तक ही होते हैं, 200 मीटर से ऊपर नहीं होते हैं ये, ठीक है। उनकी जो हाइट होती है वो 200 मीटर, बहुत फ्लैट होते हैं ये। एंड सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ही नीचे होते हैं, एकदम जमीन पर बहुत ही नीचे होते हैं। कुछ देखते होंगे आप, कहीं कहीं जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये भाग बहुत नीचे है, ठीक है, तो वो एक्सट्रीमली लेवल पर होते हैं। एंड कुछ जो होते हैं वो थोड़े से उठे हुए होते हैं, ठीक है। और प्लेन्स बनते कैसे हैं ये आपको मैं बता दूं। प्लेन्स रिवर्स के डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। रिवर जो कुछ पार्ट, कुछ रॉक्स को या कुछ मिट्टी को या कुछ भाग को डिपोजिट करके लेके आता है, वहां से लेकर आता है अपने साथ, और कहीं और लाके वो उसको जमा कर देता है, ठीक है। उस डिपोजिशन की वजह से प्लेन बनते हैं। जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन इंडिया में है, गंगा, गंगा की वजह से बना है। गंगा बहुत सारे रॉक को या बहुत सारी मिट्टी को डिपॉजिट करके लाई एक जगह से दूसरे जगह पर, और उस वजह से हमारा गंगा प्लेन बना, जिसे गंगेस प्लेन कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। जैसे पंजाब प्लेन आता है, हरियाणा प्लेन आता है, एंड इधर यूपी का प्लेन है, ठीक है, इसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। और दूसरा एक है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो आसाम की साइड में है। वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी डिपॉजिट करके लाई और एक प्लेन बनाई, बहुत बड़ा लार्ज एरिया में प्लेन बनाई, उसे हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं। तो इंडिया में दो मेजर प्लेन्स हैं, एक गंगेस प्लेन और दूसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। और जो एक एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में 3 मेजर प्लेन्स हैं, जिसमें हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र है, और एक यांगजे प्लेन, यांगजे, ये आप देखिए स्पेलिंग इसकी, ये यांगजे प्लेन जो चाइना में है, यांगजे रिवर बहती है चाइना में, और उससे बहुत बड़े डिपोजिशन की वजह से वहां पर बहुत लार्ज एरिया में एक्सटेंडेड है वो, उसका प्लेन बहुत ही बड़ा प्लेन है, उसे हम यांगजे प्लेन कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर सब बहुत अच्छे से खेती होती है। यहाँ पर जितनी भी खेती होती है, फल फूल जितने भी उगते हैं, और सिंचाई होना, खेती की जो सभी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और बहुत हैबिटेशन एरिया होता है यहाँ पर। अधिकतर सभी लोग प्लेन्स में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है यहाँ पर रहना। अगर आप पहाड़ों पर रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, तो वहाँ लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। ठीक है, तो ये था प्लेन्स के बारे में। तो ये मेजर लैंड फॉर्म्स का चैप्टर मैंने कवर किया। तो आज मैंने 5 और 6 चैप्टर को कवर किया, उसको एक्सप्लेन किया। आप इसको 1-2 बार अच्छे से देखिए, समझिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, और इसके आगे का जो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है, उसको मैं पार्ट 3 में कवर करूंगी। ठीक है, आप उसको देखिएगा ज़रूर, तो आपका पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 कवर हो जाएगा। सो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।